नमस्कार। प्रतियोगिता से भरे इस जीवन में मेरे सभी प्रतियोगी दोस्तों को मेरा नमस्कार। हमने ये अपनी 1000 क्वेश्चन की जो है मैथ की सीरीज शुरू की है। ये एक वीडियो में बना पाना थोड़ा मुश्किल था, तो इसलिए इस सीरीज को हम थोड़ा सा टुकड़ों में लेके आएंगे, जिससे सब कुछ आसान हो जाए। और क्योंकि एक वीडियो 1000 क्वेश्चन की देख पाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए इसे हम टुकड़ों में लेके आएंगे। और ये इस सीरीज की पहली वीडियो है हमारी, और शायद हम इसे 20-20 क्वेश्चन करके लेके आएंगे, और हमारी शायद 50 वीडियो आएंगी। और ये हमारी जो सीरीज है, ऐसा नहीं है कि केवल यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए है। ये हमारी वीडियो जितने भी 1000 क्वेश्चन की आएंगी, ये एसआई, यूपी पुलिस एसआई और एसएससी, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी या यूपीपीएससी के जितने भी एग्जाम होंगे सभी के लिए है। हाँ, इस वीडियो का झुकाव थोड़ा सा हमारा यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की तरफ रहा है। वो इसलिए रहा है क्योंकि हमने 2010 के बाद आए हुए जितने भी यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर और एएसआई में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो हमने सभी को इंक्लूड किया है। तो शुरू करते हैं अपनी ये सीरीज हम। और ये जो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये 2017 में जो एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का, ये उसका क्वेश्चन है। इसमें ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि एक शब्द है, ये एडमिशन के सभी अक्षरों को कितने तरीके से इस तरह दोबारा व्यवस्थित किया जा सकता है कि सभी स्वर एक साथ आते हैं। तो कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। जैसे मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यदि आपको ऐसे कहा जाए, एक वर्ड दे दिया जाए, जैसे ये कहा गया है CAT, ये कहा गया, उससे कहा जाए कि कितने इसे अगर रीअरेंज किया जाए तो इससे कितने वर्ड बन सकते हैं। तो ये 3 वर्ड हैं, तो मैं कहूंगा इसमें कितने बन सकते हैं, तो मैं कहूंगा 3 का फैक्टोरियल। तो मैं कहूंगा कि इसमें 3 का फैक्टोरियल, और 3 का फैक्टोरियल होता है 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी कि कुल 6 वर्ड्स बन सकते हैं। जैसे मैं कहूंगा कि एक बार हम CTA बना सकते हैं इससे, और एक बार बना सकते हैं ATC भी बना सकते हैं, एक बार ACT भी बना सकते हैं, फिर हम T से बना सकते हैं, TAC बना सकते हैं, या TCA बना सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम कुल मिलाकर 6 बना सकते हैं, कुल मिलाकर 6 बना सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि फैक्टोरियल 3 बना सकते हैं, अगर जैसे CAT है, फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1। उम्मीद है ये बात आप जान पाए होंगे। अब हम देखते हैं कि उसने कहा है एडमिशन, लेकिन एडमिशन में जो है, इसमें जो दिए गए हैं कुल 9 वर्ड्स है, 9। अब मैं 9 का फैक्टर तो नहीं कर सकता, क्योंकि उसने एक शर्त रख दी है कि सभी स्वर एक साथ आते हैं। सभी स्वर एक साथ आते हो, तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो स्वर है वो ए है, आई है, आई है और ओ है। इसमें 4 वोवल दिए गए हैं, इसमें 4 वोवल दिए गए हैं, ए, आई और ओ, 4 वोवल एक साथ आए। वो ये कहता है, अब हम ये देखते हैं, तो हम इसमें ऐसा करेंगे, जो बचे हुए हैं वो डी बचा है, एम बचा है, एस और एन बचा है। हम एक कॉम्बिनेशन परमुटेशन के लिए एक वीडियो लेके आएंगे क्रमचय संचय के लिए, जिसमें हम इन सभी बातों को क्लियर करेंगे। अब केवल आप इस बात को समझ लेना। तो हम ये देखते हैं कि अब हम अगर इसे पूरा एक वर्ड मान ले और 5 वर्ड ये हैं, तो कुल मिला के 6 वर्ड होंगे। 6 वर्ड है, तो मैं कहूंगा 6 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल होगा। लेकिन हम ऐसा भी तो होगा कि ये जो 4 वोवल हैं, ये जो 4 वोवल दिए गए A I I O, ये भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं। तो मैं कहूंगा इसमें गुणा करूंगा 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल। अब इसमें एक समस्या और है कि इसमें I भी 2 बार आया है और इसमें S भी 2 बार आया है, इसलिए मैं कहूंगा 2 का फैक्टोरियल और गुणा करके फिर 2 का फैक्टोरियल। अब मैं इसे अरेंज करूंगा, तो 6 का फैक्टोरियल क्या होगा, 6 गुणा 5 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी कि कितना हो गया 720। तो इसे मैं कहूंगा कि 6 के फैक्टोरियल को लिखूंगा मैं 720 गुणा, 4 के फैक्टोरियल को लिखूंगा मैं 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1,
और अब मैं जो है 2 का फैक्टोरियल, और 2 ही होता है, 2 का फैक्टोरियल तो 2 दूनी ये 4 हो जाएगा। अब 4 से 4 कट जाएगा और ये आएगा 720 गुणा 6, और 720 गुणा 6 ये हो जाएगा 6 सत्ते 42 और 1 43, यानी कि 4320। ये कितना हो जाएगा? 4320। उम्मीद है क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति ने 2000 में 2 शर्ट खरीदी। यदि वह एक शर्ट को 20% के लाभ पर, दूसरी शर्ट को 80% के लाभ पर बेचता है तो दोनों शर्ट का बिक्री मूल्य बराबर होता है। लेकिन अगर वह पहली शर्ट को 30% के लाभ पर, दूसरी शर्ट को 25% के लाभ पर बेचता है तो दोनों शर्ट के बिक्री मूल्य का योग कितना है? अब हम ये देखते हैं कि इसमें 2000 में 2 शर्ट खरीदी गई है। 2000 में 2 शर्ट खरीदी गई है, तो वो कहता है एक को 20% के लाभ पर, दूसरी को 80% के लाभ पर बेचता है। दोनों का जो एसपी है, दोनों का जो विक्रय मूल्य है, दोनों का जो एसपी है वो बराबर है। तो मैं ये कहता हूं अगर एक शर्ट ए है और एक शर्ट बी है, समझना इस बात को, और ये अपने 100% से ज्यादा बिकी, 20% पे तो 120 हो गई, और मैं ये कहता हूं ये 80% ज्यादा पे बिकी, 180 हो गई, और ये दोनों का जो एसपी है ये बराबर हो गया। बराबर हो गया तो मैं कहता हूं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, 60 दूनी 120 और 60 × 180, यानी कि ए और बी का जो रेशो हो गया वो 3:2 हो गया, यानी कि ए और बी की जो कीमत का रेशो है 3:2 हो गया। और कुल मिला के ये है दोनों की कीमत कितनी है? दोनों की कीमत 2000 रुपए है। 2000 है तो 3:2 में 2000 को अगर मैं बांटता हूं तो 3 और 2 5 से मैं इसे डिवाइड करूं तो 5 चौक 20, यानी कि 4 तिया 1200 इसकी कीमत है। 1200 की ये खरीदी गई थी और 800 रुपए की ये खरीदी गई थी। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अब क्वेश्चन सारा हो गया है, थोड़ा सा बचा है। ये कहा गया है कि अगर 30% के लाभ पर पहली को बेच दे तो इसका 30% कितना होगा? 12 या 36, यानी कि 360, और इसका इसे बेचता है वो 25% लाभ पर, इसका 25% कितना होगा? 200, यानी कि ये शर्ट बिकेगी 12 और 360 1560 की, और ये शर्ट जो बिकेगी ये बिकेगी 1000 की। तो उम्मीद है वो कहता है कि दोनों शर्ट के बिक्री मूल्य का योग कितना होगा, तो 1000 और 1560 कुल मिलाकर के 2560 होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 मीटर की लंबाई की वाली एक ट्रेन है ए, जो एक्स से शुरू होती है और 4 घंटे में स्टेशन वाई पर पहुंचती है। अब 100 मीटर लंबी ट्रेन है और एक्स से शुरू होकर वाई पर पहुंची, और वाई जो है वो 320 किलोमीटर है। 320 किलोमीटर, तो मैं ये कहता हूं कि 320 किलोमीटर गई है वो 4 घंटे में गई है। 4 घंटे में गई है तो उसकी स्पीड कितनी होगी? 80 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड कितनी हो गई? 80 किलोमीटर पर आवर। और वो कहता है 9 सेकंड में एक दूसरी ट्रेन को पार किया है, और जो वो दूसरी ट्रेन है जो वाई पर खड़ी है वो ट्रेन बी है, उसकी लंबाई पूछता है एग्जामिनर। तो हम ये करते हैं कि जो भी लंबाई है, पहली ट्रेन की लंबाई कितनी है? 100 मीटर, और दूसरी ट्रेन की लंबाई हमने मान ली उसकी ट्रेन की लंबाई है जेड मीटर। जेड मीटर हो गई, यानी कि कुल डिस्टेंस हो गया, और मीटर में डिस्टेंस है तो कुल डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। यानी कि स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसे हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। अब ये मीटर प्रति सेकंड चाल हो गई, और समय की गुणा 9 की करेंगे तो चाल गुणा समय बराबर दूरी, और दूरी ये है। तो ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया 9 दूनी 18, और इससे डिवाइड करते हैं हम, ये कितना हो गया? 40, यानी कि 40 पंजे 200, 200 और 100 का डिफरेंस कितना हो गया? तो कुल मिलाकर जो जेड की लंबाई है वो भी कितनी है? वो भी 100 मीटर है। नेक्स्ट देखते हैं। ये दिया है एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज प्रतिवर्ष 6% की दर से 10 महीने के लिए 400 रुपए, मूल राशि का पता लगाइए। मूल राशि पूछता है, यानी कि प्रिंसिपल पूछता है एग्जामिनर। तो हम ये देखते हैं कि अगर 6% दर है तो 100 रुपए पर ब्याज कितना है? 6 रुपए। 6% का यही मतलब होता है कि 100 रुपए पर ब्याज 6 रुपए है।
6 रुपए है और 10 महीने का है। अगर 10 महीने का ब्याज, सॉरी 100 रुपए पर 6 रुपए 1 साल का ब्याज है, 100 रुपए पर ब्याज, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज प्रतिवर्ष 6% की दर से 10 महीने के लिए 400 रुपए है, मूल राशि का पता लगा, यानी कि प्रिंसिपल पूछता है एग्जामिनर। तो हम कहते हैं कि 6% का ये मतलब है कि 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज 6 रुपए है। 1 साल का ब्याज अगर 6 रुपए है तो 1 महीने का ब्याज कितना हुआ? 1 महीने का ब्याज हुआ 50 पैसे। तो 10 महीने का ब्याज कितना हुआ? 10 महीने का ब्याज हुआ 5 रुपए। 10 महीने का ब्याज कितना हो गया? 5 रुपए हो गया। अगर 10 महीने का ब्याज 5 रुपए है, लेकिन एग्जामिनर ने इस 5 को लिखा है 400। एग्जामिनर ने इसे कितना लिखा है? इस 5 को लिखा है 400 रुपए। अगर 5 बराबर 400 तो 100 बराबर कितना, यानी कि इसे हमने 80 गुना किया है, तो इसे भी हम 80 गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 8000 रुपए। तो प्रिंसिपल कितना है? 8000 रुपए। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु की अंकित कीमत पर 10% की छूट देता है, फिर भी 12.5% का लाभ पाता है, जो कि ₹25 है। उसका अंकित मूल्य यानी कि उसका मार्केट प्राइस बताना है, एमपी बताना है। तो एक दुकानदार एक वस्तु की अंकित कीमत पर 10% की छूट देता है। तो हम ये देखते हैं कि एमपी, हमने अपनी जो परसेंटेज की जो वीडियो थी हमने उसमें बताया हुआ है कि एमपी और सीपी, सीपी और एमपी। सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। यानी कि क्यों होता है, कैसे होता है, ये हमने उस वीडियो में बताया हुआ है अपनी। तो हम देखते हैं कि 12.5% का लाभ कमाता है, तो ये तो हो गया 112.5 और 10% का डिस्काउंट दिया तो ये हो गया 90। यानी कि इनका जो रेशो हुआ, अब ये इधर 0 बना दिया जाए, इनका जो रेशो हुआ, अब हम इसे डिवाइड करते हैं। ये हो गया 25 से डिवाइड किया तो ये हो गया 36 और 25 से इसे डिवाइड किया हमने तो ये हो गया 45, फिर और डिवाइड कर दिया तो ये 5:4 हो गया। 5:4 हो गया। एमपी यानी कि मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस का जो रेशो कितना हुआ? 5:4 हो गया। अब एग्जामिनर ने ये कहा है कि 12.5% का लाभ पाता है, जो कि ₹25 है, जो कि रुपए कितना है? 25 है। अगर 12.5% 25 है, अगर 12.5% 25 है तो 100% कितना है? यानी कि ये 8 गुना है, तो 25 अट्ठे 200, यानी कि 100% यानी कि सीपी कितना है? 200। अगर सीपी 200 है, अगर सीपी 200 है, 4 बराबर 200 है, तो 5 बराबर कितना हो गया? अगर ये 50 चौका 200 है तो ये 5 पंजे 25 है, 250 है। तो इसका मतलब वो एग्जामिनर पूछता है मार्केट प्राइस कितना है? 250। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं। एक शराब और पानी के 60 लीटर के मिश्रण में 20% पानी है। यदि इस मिश्रण का 20 लीटर बाहर निकाला जाता है तो फिर शेष मिश्रण में 8 लीटर शराब मिलाई जाती है। तो अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना है? पानी कितने प्रतिशत है? अगर मैं ये कहता हूं कि 20% पानी है तो 20% का ये मतलब हुआ कि उसमें 80% शराब है। तो 80% अगर उसमें शराब है तो पानी और शराब का रेशो हो गया 20 एकम 20 और 20 चौक 80, यानी कि एल्कोहल और वाटर का जो रेशो हो गया वो 1 और 4 का हो गया। अब हम ये कहते हैं हम कि अगर इस 60 लीटर में से वो कितना भी लीटर निकाल ले, कितना भी लीटर निकालकर अलग कर दे, उसका रेशो तो चेंज नहीं होगा। अगर मैं ये कहता हूं कि एक गिलास अगर मैं कहूं इसमें आधा दूध और आधा पानी है, इसमें आधा दूध है और आधा पानी है, इसमें आधा दूध और आधा पानी है, तो अगर मैं इसमें से एक गिलास में से अगर कुछ मात्रा अलग निकाल लेता हूं
तो क्या उसमें रेशो चेंज होगा? नहीं, उसमें भी आधा दूध और आधा पानी ही आएगा। तो इसलिए अगर हमने इससे 20 लीटर निकाला है, हमने इससे 20 लीटर निकाल के ये जो बचेगा ये 40 लीटर बचेगा, तो उसमें भी 1 और 4 का ही रेशो होगा। 1 और 4 के रेशो में अगर हम इसे बांटते हैं, 4 1 5 5 8 40, यानी कि 8 वाटर हुआ और 32 एल्कोहल हुआ। एल्कोहल 32 है, वाटर कितना है? 8 है। अब वो एग्जामिनर कहता है कि इसमें 8 लीटर शराब और मिलाई जाती है, कि शराब उसने अल्कोहल 8 लीटर और मिला दिया, तो ये 40 हो गया। अब टोटल हो गया ये 40 और 8 कुल मिलाकर हो गया 48 हो गया। अब इस 48 में एग्जामिनर पूछता है कि वाटर पानी कितना प्रतिशत है, पानी का प्रतिशत पूछता है एग्जामिनर। तो हम कहेंगे कि पानी जो है वो 8 है टोटल 48 से, टोटल 48 से 8 है, तो 8 जो है 48 का कितने प्रतिशत है, यानी कि 8 छिंग 48, 100/6 या 50/3, यानी कि 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3%, लगभग 16.66%, 67%। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सी भिन्न का मान बड़ा है। तो हम ये देखते हैं, ये दिया गया है कि 3/5 है, 4/6 है, 5/7 है, 9/9 है और 9/11 है। तो अगर मैं ये बता दूं आपको, यदि अंतर बराबर चलता है, अंतर जैसे 3 और 5 का अंतर 2, 4 2 6, 5 2 7, यहाँ पे 9 9 का अंतर बराबर नहीं है, 9 9 का अंतर बराबर नहीं है, तो मैं 9/11 को देखता हूँ। तो जिन जिन का अंतर बराबर है, तो उनमें हम ये देखते हैं कि अगर अगर किसी चीज का अंतर बराबर है और जो सबसे छोटी संख्याएं हैं वो ही उसका मान सबसे छोटा होगा, सबसे छोटी संख्या का मान सबसे छोटा होगा। तो 3/5 इनमें सबसे छोटी हो गई, 3/5 इनमें सबसे छोटी हो गई। या तो फिर एक तरीका है हमारे पास कि हम ये कहें कि 3 को मैं डिवाइड करूं 5 से, जैसे 3 को मैं डिवाइड करूंगा 5 से, तो ये लगभग 0.6 आएगा। और यदि मैं 4 को डिवाइड करूंगा 6 से, तो ये भी 6 पॉइंट कुछ रहेगा, लेकिन ये 0.6 से बड़ा आएगा। तो इसलिए ये भिन्न जो होगी ये छोटी रहेगी, मान निम्नतम पूछा है। और ये जो 9/9 है, इसका मान तो ये तो एक ही है, और ना ही ये ऑप्शन में वैसे भी, और इसका मान तो एक है, ये तो सबसे बड़ी है, इसे छोड़ते हैं। यदि 9 मई 2013 को गुरुवार है, तो 7 मई 2010 को क्या दिन होगा? हालांकि ये क्वेश्चन रीजनिंग का है, पर लेकिन ये मैथ में ही दिया गया है यूपीएसआई में, तो हम देखते हैं इसे। तो हम ये देखते हैं कि ये 9 मई 2013 का दिया है और पीछे का पूछा है, तो इसलिए यदि हमारे कुछ विषम दिन निकल के आते हैं, तो हमें पीछे की साइड जाना होगा, यानी कि हमें जितना भी गुरुवार जो आया है हमारा, उसमें से जितने भी हमारे दिन आएंगे वो इसमें से घटाने होंगे। तो हम जैसे 9 मई 2013 से 7 मई 2010 तक की विषम दिन देखते हैं। तो सबसे पहले मैं 7 मई से 9 मई की बात है, तो कितने दिन हो गए? 2। अब 2010 से 2013 की बात है, तो कितने साल हो गए? ये साल हो गए हैं 3। इसमें लीप ईयर कितने आए हैं? 1। तो ये 3 और 2 5 और 1 6, कुल विषम दिनों की संख्या कितनी है? 6। तो इसलिए हम 6 दिन गुरुवार से यानी कि थर्सडे से माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा? बुधवार आएगा, यानी कि वेडनेसडे। नेक्स्ट चलते हैं, ए और बी का योग क्या है, जहां ए 3 अंकों की एक संख्या का 75% है, जो 44 और 55 के महत्तम समापवर्तक का 20 गुना है, यानी कि HCF, यहाँ पे ग्रेटेस्ट लिखा हुआ है, तो ग्रेटेस्ट को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है HCF, ठीक है ना, उम्मीद है समझ लेंगे आप। तो महत्तम समापवर्तक का 20 गुना है, और b जो है 25 का वर्ग है, तो यानी कि b जो उसने कहा है, b जो है 25 का स्क्वायर है, यानी कि b तो 625 है, 625 है। और a 3 अंकों की एक संख्या का 75% जो 44 और 55 के HCF का 20 गुना है। 44 और 55 का HCF कितना होगा? 11 का 20 गुना कितना हुआ? 220, 220 का 75% यानी कि 3/4। ये 3/4 कितना आया? 165, यानी कि a की वैल्यू कितनी है? 165 है, और b की वैल्यू कितनी है? 625 है।
तो हम इसे जोड़ के बता सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 790। नेक्स्ट, एक सत्र परीक्षा में तमिल, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित में एबी जो है एक नाम है। एबी जो है वो एक नाम दिया गया है, ये नाम है। यहाँ पे कभी आप ये सोचो कि दो व्यक्ति हैं ए और बी, एबी एक नाम है, एक व्यक्ति है एबी, उसके अंक जो है 72 है, 70 है, 80 है और 90 है। और ये 4 नहीं है, इसे एक्स कर लेना आप, इसे एक्स कर लेना, एक्स थे, यानी कि उसे जो मैथ में मिले वो एक्स मिले। यहाँ पे 4 नहीं है ये, यहाँ पे आप एक्स कर लेना, ठीक है, यहाँ पे आप एक्स कर लेना। यदि वो कहता है कि उसके औसत अंक, पूरे परीक्षा में औसत अंक कितने हैं, 80 थे, 80 है, और उसके टोटल जो सब्जेक्ट है वो कितने हैं, 5 है, इसका मतलब है उसे कुल मिलाकर 400 अंक मिले हैं। 400 अंक मिले हैं, तो 400 अंक में से उसके 72 हैं, 70 हैं, 80 है और 90 है। अगर इनमें सभी को जोड़ता हूं, 72, 70, 80 और 90 को जोड़ता हूं, तो ये हो जाएंगे 312, और 312 400 में से हम घटाएंगे तो ये हो गए 88। तो यानी कि उसे मैथमेटिक्स में कितने मिले हैं। नेक्स्ट चलते हैं, 250 का कितना प्रतिशत 700 होता है, ये तो आप कर ही लेंगे केवल, फिर भी मैं आपको बता दूं कि 700 250 का कितना प्रतिशत है, हमें ये देखना होगा इसमें। और हम ये कहेंगे ये जो होगा 4 सत्ते 22, 280%। ये दिया गया है कि एक त्रिकोण में एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, दूसरी दो भुजाओं की लंबाई के बीच का अंतर 1 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि दी गई है, पैरामीटर दिया गया है। पैरामीटर होता है तीनों साइड्स का सम होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है, एक 5 दे दी उसने, और इसका पैरामीटर 20 है, तो एक साइड इसमें से घटा दिया जाए तो 15 बची, यानी कि इन दो साइड का योग 15 है, और अंतर कितना है, 1। अंतर कितना बताया है एग्जामिनर ने कि 1 सेंटीमीटर है। तो हम ये कहेंगे कि ऐसी कौन सी दो भुजाएं होंगी जिन्हें जोड़ दिया जाए तो 15, जिन्हें अंतर किया जाए, घटाया जाए तो 1, तो मैं कहूंगा एक 8 होगी और एक 7 होगी। तो एक साइड 8 होगी और एक साइड 7 होगी उसकी। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालना जानते हो, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस इंटू एस माइनस ए और एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी का रूट, आप ये जानते हैं। और s होता है a प्लस बी प्लस सी का, यानी कि उसके जो पैरामीटर है उसका हाफ होता है, सेमी पैरामीटर होता है s। तो हम ये कहेंगे s कितना हो गया, यहाँ पे s बराबर हो गया 10, s बराबर हो गया 10। तो मैं कहूंगा अब 10 गुणा 2, यानी कि 8 घटा दिया हमने, 2 गुणा 7 घटा देंगे 10 में से 3, और 5 घटा देंगे तो 5, और उसका रूट कर देंगे, रूट कर देंगे। तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 या 60 पंजे 60 पंजे 300 हो गया, 300 हो गया, 300 यानी कि 100 गुणा 3, और इसका हम वर्गमूल करेंगे तो इसका वर्गमूल आएगा 10√3। तो सॉरी, ये रूट दिए गए हैं, 10/3 नहीं है, 10√3, 14√3, इसे आप करेक्शन कर लेना, सही कर लेना, ये रूट दिए गए हैं, तो आंसर आएगा 10√3, ठीक है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने प्रतिवर्ष 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 80,000 की राशि का निवेश किया। अगर संचित ब्याज उसका 8200 रुपए है तो वर्षों में समय अवधि कितनी है। अच्छा, टाइम पूछा है उसने, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जब एक साधारण सी बात है कि 80,000 रुपए, 80,000 रुपए उसका प्रिंसिपल है, और यदि मैं उसका इंटरेस्ट, उसका ब्याज उसमें जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 88,200 रुपये। अगर कुछ लोगों ने ये बात मेरी जानी है मेरी वीडियो देख के कि अगर 80,000 है और 88,200 हो गया, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये मूलधन है और ये मिश्र धन है, अगर मैं इसे छोटा करूं, जितना भी हम छोटा करें इसे छोटा करूं मैं, और मुझे ये मिले, मैं ये पाऊं कि जो मुझे मिला है वो एक क्यूब है या स्क्वायर है, तो मुझे पता लगा कि ये तो स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है, ये 21 का स्क्वायर है। अगर स्क्वायर है तो टाइम 2 साल है,
और क्यूब होती तो जो टाइम था वो 3 साल हो जाता, इसलिए आंसर आएगा 2 साल। नेक्स्ट, दो बाइकें जो 24 की और 18 की स्पीड से दौड़ती है और एक ही बिंदु से शुरू करती है, एक ही गंतव्य तक पहुंचती है। अगर दूरी 360 किलोमीटर है तो तेज बाइक धीमी बाइक से कितने घंटे पहले गंतव्य पर पहुंचेगी। ये तो एक आसान सा क्वेश्चन है कि अगर जो पहली है वो 360 जाती है, 18 की स्पीड से जाएगी एक, तो 20 घंटे लेगी, और जो 360 किलोमीटर 24 की स्पीड से जाएगी तो वो 15 घंटे लेगी। तो इसका मतलब है कि वो 5 घंटे पहले पहुंचे। नेक्स्ट, ए बी और सी अलग अलग तौर पर कम से 15, 20 और 12 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। ए बी और सी ने एक साथ काम शुरू किया था, लेकिन ए ने काम के पूरा होने के 6 दिन पहले छोड़ दिया, बी ने 4 दिन पहले छोड़ दिया। यदि कुल काम के लिए ₹1500 का वेतन दिया गया है तो फिर ए और बी का कुल हिस्सा कितना है। तो हम ये देखते हैं कि अगर हमसे ये कहा जाए कि ए बी और सी है, ये 15 में कहा करता है किसी भी काम को, और ये 20 में करता है और ये 12 में करता है, तो हम एलसीएम मेथड से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये 60 जो है टोटल वर्क हमने मान लिया, तो 20 या 60 और 12 पंजे 60। अब ये जो होता है ये होती है क्षमता करने की, कि ये रोज 4 काम करता है तो 15 दिन में कर लेगा, ये 20 दिन में कर लेगा, ये 12 में कर लेगा, और डेली इतना इतना वर्क करेंगे। लेकिन अगर ए ने 6 दिन पहले छोड़ दिया है तो ये तो नहीं है कि वो उस 6 दिन के काम को खत्म करके गया है, नहीं, वो 6 दिन का काम बढ़ा के गया है, उस कार्य को अब कोई और करेगा। तो अगर ए ने 6 दिन पहले काम छोड़ा है और 4 की क्षमता से, अपनी 4 की क्षमता से 6 दिन पहले काम छोड़ा है, तो वो 24 काम को बढ़ा के गया, तो वो 24 काम बढ़ा के गया है, किसी और के लिए छोड़ के गया। अब फिर मैं ये कहता हूं कि अगर वो ये कहता है कि 6 दिन बाद छोड़ के जाए तो इसका मतलब है वो 6 दिन का काम खत्म करके गया है। लेकिन यदि 6 दिन पहले छोड़ के गया है तो इसका मतलब वो 6 दिन का काम बढ़ा के गया है, यानी कि किसी और के लिए छोड़ के गया है, उस काम को कोई और करेगा। तो कितना काम बढ़ गया? 24 और बढ़ गया। अब मैं ये कहता हूं कि अगर बी ने 4 दिन पहले काम छोड़ा है, बी ने 4 दिन पहले काम छोड़ा है, तो बी ने कितना काम छोड़ दिया? 3 चौक 12 काम छोड़ दिया। तो कुल मिलाकर कितना काम, प्लस 12 भी यहाँ पे करेंगे तो कुल मिलाकर कितना वर्क हो गया? 96। अगर मैं ये कहूँ कि अगर ये सारे काम ना छोड़े तो इन्हें 96 वर्क करना हो, तो कुल मिला के जो वर्क खत्म हुआ 4, 3, 7 और 5, 12, यानी कि 12, 8, 96, यानी कि इस तरीके से टोटल वर्क जो खत्म हुआ, टोटल काम जो खत्म हुआ वो 8 दिन में खत्म, 8 दिन में खत्म होगा काम। और एग्जामिनर कह रहा है कि ए ने 6 दिन पहले छोड़ दिया, इसका मतलब ए ने जो है काम केवल 2 दिन किया, 6 दिन पहले काम छोड़ दिया और 8 दिन में काम खत्म हुआ, तो ए ने जो काम किया है वो केवल 2 दिन किया है। यहां पे लिखेंगे हम, ए ने 2 दिन काम किया है, और बी ने जो काम किया है, बी ने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया तो बी ने 4 दिन काम किया है, और सी ने 8 दिन काम किया है। तो सैलरी जो मिलती है, वेतन जो मिलता है, वो वर्क के अकॉर्डिंग मिलता है, ना कि टाइम के अकॉर्डिंग। अगर ये 2 दिन काम करेगा अपनी 4 की क्षमता से, तो ये 4 दूनी 8 काम करेगा। अगर ये 3 की क्षमता से 4 दिन काम किया है तो ये 12 काम करेगा, और ये 5 की क्षमता से 8 दिन काम करेगा तो ये 5 8 40 काम करेगा, और कुल मिलाकर ये 60 वर्क पूरा हो जाएगा। तो अब इसी अनुपात में इन्हें सैलरी मिलेगी, 4 या 12 और 4 ढाई 40, ये अनुपात हमने बना दिया है, यानी कि इसे मिलेंगे 200 रुपए, इसे मिलेंगे 300 रुपए, और इसे मिलेंगे 1000 रुपए। यानी कि अब एग्जामिनर पूछता है ए और बी को मिलाकर कितने मिलेंगे, तो 300, 200, 500 रुपए। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अगर ये बात समझ में नहीं आई है तो फिर हम इस तरह के बहुत क्वेश्चन लेंगे जब अपना टाइम एंड वर्क का अलग से एक वीडियो लेके आएंगे हम। नेक्स्ट, एक बेकरी 4 ग्राहकों ए बी सी और डी को 4:B:6:3 के अनुपात में 90 किलो मिठाई वितरित करती है। अगर सी का हिस्सा डी के हिस्से से 15 किलो अधिक है तो बी और डी के हिस्से में क्या अनुपात है?
तो हम ये देखते हैं कि इनका जो अनुपात है, हम यही देख लेते हैं क्वेश्चन में, 6:3 का है सी और डी का, और सी का जो हिस्सा है वो डी के हिस्से से 15 किलो ज्यादा है, 15 किलो ज्यादा, और ये यहाँ पे कितना दिख रहा है हमें, 3 ज्यादा है। तो इसका मतलब अगर 3 बराबर 15 है, अगर 3 बराबर 15 है तो 1 बराबर 5 हुआ, 1 बराबर 5 हुआ, 3 बराबर 5 तो 6 बराबर 30, 6 बराबर 30 तो 4 बराबर 20, 1 बराबर 5 हुआ ना, तो 4 बराबर 20 हो गया। तो हम ये देखते हैं कि मिठाई कितनी है, कुल 90 किलो, और ये कितना हो गया, 20, 30 और 15, 20, 30 और 15 कितना हो गया, 65, और टोटल मिठाई कितनी है, 90। तो बचा हुआ हिस्सा कितना है, तो हम कहेंगे कि बचा हुआ हिस्सा जो है वो बी का हिस्सा है, और वो 25 है। और एग्जामिनर कहता है कि बी और डी के हिस्से का अनुपात, तो डी का जो हिस्सा है वो 15 है, तो इनका अनुपात हो गया 5 पंजे 25 और 5 तिया 15, 5:3 का अनुपात हो गया। नेक्स्ट जो है हमारी ये कुछ तालिका से संबंधित ये सीरीज, ये क्वेश्चन है तालिका से संबंधित, ये दिए गए हैं, ये शायद मेरे पीछे आ रहे होंगे, तो इसलिए आप यहाँ पे इसे अच्छी तरह देख लीजिएगा। तो एग्जामिनर कहता है कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि ये 2012 में दिल्ली से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या और 2015 में मध्य प्रदेश से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या के बीच अंतर कितना है। अंतर कितना है, तो 2012 में जो दिल्ली से, 2012 में दिल्ली के कितने हैं, ये 4536 है, कितने हैं, 4536 है। और 2015 में मध्य प्रदेश से, 2015 में हम देखते हैं एमपी से कितने हैं, 3489 है। बस इनका अंतर पूछता है एग्जामिनर, और आप जानते हैं एंड में 7 आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 2013 में आंध्र प्रदेश और बिहार से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या का औसत। तो इसे हम बता देते हैं, समय बहुत लंबी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं बता देता हूं कैसे करना है। तो 2013 में आंध्र प्रदेश और बिहार में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या का औसत, और आप इसका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि 2013 में आंध्र प्रदेश और बिहार, आंध्र प्रदेश के हैं 3378, आंध्र प्रदेश के दिए गए हैं 3378, और बिहार के दिए गए हैं, सॉरी ये तो 2012 के हैं, हमें 2013 के देखना है, हमें 2013 के हैं 2322, और बिहार के दिए गए हैं 3584। तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, इनका एवरेज निकल आएगा। और 2016 में दिल्ली और उत्तर प्रदेश, 2016 में दिल्ली को देखेंगे, उत्तर प्रदेश को देखेंगे। दिल्ली है 6566 और उत्तर प्रदेश है 5899, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करके इनका एवरेज निकल आएगा। एवरेज निकल के आएगा और दोनों को ऐड करके पूछा है, दोनों के एवरेज को ऐड करके एग्जाम में पूछा है कि क्या आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी इसी पे बेस्ड है क्वेश्चन। ये कहा है कि उसने, यदि 2014 में आंध्र प्रदेश से परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या 85,000 है, कितनी है, 85,000 है, टोटल उम्मीदवार 85,000 शामिल हुए हैं, और एग्जामिनर कहता है कि 2014 में आंध्र प्रदेश में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या, 2014 में आंध्र प्रदेश से परीक्षा उत्तीर्ण न करने वाले उम्मीदवारों की संख्या का कितना प्रतिशत है। अच्छा, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार कितने हैं 2014 में आंध्र प्रदेश से, तो ये है 4281। अगर परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 4281 है 85,000 से, 4281 है, तो ये हम देखते हैं कि जो ना उत्तीर्ण करने वाले हैं, जो ना उत्तीर्ण करने वाले हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, उनकी संख्या हो जाएगी 80,719। अगर उनकी संख्या 80,719 है तो हमें ये देखना है, एग्जामिनर पूछता है कि 2014 में आंध्र प्रदेश में परीक्षा उत्तीर्ण न करने वाले उम्मीदवारों की संख्या का कितना प्रतिशत है उत्तीर्ण करने वाले। तो उत्तीर्ण करने वाले 4281 स्टूडेंट है और वो 80,719 का कितना प्रतिशत है।
ठीक है ना। तो अब हम इसे भाग दे लेंगे और देख लेना कि जो भी इसे काट पीट के आएगा क्या आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक संख्या का 3/6, एक संख्या का 3/6 जो है उसी संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या 54 होती है। मूल संख्या क्या है, ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से कर लेंगे कि जैसे 3/6 है तो 3/6 किस संख्या का, ना तो 27 का पूरा पूरा हो सकता है और ना ही 45 का पूरा, तो हम 36 को 60 को लेंगे। अगर मैं 36 लूं और 36 का मैं 3/6 करूं तो 36 का 3/6 हम करते हैं तो ये होता है 18। ये कितना होता है 18, यानी कि 3/6 यानी कि 36 में 18 जोड़ दिया जाए तो निकलता है 54। तो यही आंसर है 36, क्योंकि वो कहता है 54 हो जाता है। तो इस तरह से हमारी जो ये सीरीज है, इस तरह से हमारी जो ये सीरीज है इसकी पहली वीडियो 20 क्वेश्चन की हमने कंप्लीट की है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, और यदि आपको अच्छी लगी है तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम कल ही सेकंड वीडियो लेके आएंगे और ऐसे ही हमारे 50 वीडियो आएंगे, ठीक है। और आपके 1000 क्वेश्चन की वीडियो ये पूरी हो जाएगी। थैंक यू।